हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम हमारे इस सेशन में हीट ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। अब आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन शो होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेशन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बायोट नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ। बायोट नंबर किस चीज का रेशियो होता है ये आपको बताना है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द सेशन और इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग द बायोट नंबर। किसके रिगार्डिंग पूछा गया है? बायोट नंबर। ये जो बायोट नंबर होता है ये क्या होता है? सो दिस बायोट नंबर इज इक्वल्स टू HS डिवाइड बाई K। इट इज इक्वल्स टू HS डिवाइड बाई K और ये आपका कंडक्शन में यूज में लिया जाता है। आपका एक नसल्ट नंबर होता है जो कि आपका कन्वेक्शन में यूज में लिया जाता है, उसका वैल्यू होता है HD डिवाइड बाई K। दोनों का सिग्निफिकेंस सेम होता है। जो बायोट नंबर का कंडक्शन में सिग्निफिकेंस होता है वही नसल्ट नंबर का आपका कन्वेक्शन में सिग्निफिकेंस होता है। तो देखिए H क्या होता है? H होता है आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। व्हाट इज S? S क्या होता है? S इज इक्वल्स टू V बाई A। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द एरिया। ये किसका रेशियो होता है? वॉल्यूम टू द एरिया। And this volume will be equals to what? Area into length divide by area. So I can write S is L. S को मैं क्या लिख सकता हूँ? L लिख सकता हूँ because we all know that what is volume? Volume is the product of area in length. Now come to the K. What is K? K is the thermal conductivity. So this Biot number can be reduced to HL divided by K. इट कैन बी रिड्यूस टू HL डिवाइड बाई K। अगर मैं इसको ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो L डिवाइड बाई KA, तो इसको मैं लिख सकता हूं L डिवाइड बाई KA मल्टीप्लाई विद HA, मल्टीप्लाई विद HA। और क्या लिख सकता हूं? L डिवाइड बाई KA मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइड बाई HA मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइड बाई HA। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो? 1 डिवाइड बाई HA। सो 1 डिवाइड बाई HA। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L डिवाइड बाई KA डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई HA। सो व्हाट इज L डिवाइड बाई KA? L डिवाइड बाई K इज द थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू द कंडक्शन। इस L डिवाइड बाई K को क्या लिख सकते हैं अपने? जो L डिवाइड बाई K होता है इट इज द थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू द कंडक्शन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कंडक्शन रेजिस्टेंस, कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय HA। इट इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस, इट इज द कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस। अब आइए इसमें देखिए, बायोट नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ ऑप्शन A कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस of the fluid to the conductive resistance of the solid। ऑप्शन B देखिए, conductive resistance of the solid to the convective resistance in the fluid। so the option B is the correct answer of this question। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, that is the conduction resistance divided by convective resistance। conduction resistance of the solid divided by convective resistance of the फ्लूइड एंड सॉलिड। फ्लूइड और सॉलिड के बीच में जो आपका कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेशन ऑन योर स्क्रीन नाउ। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग आपके फिन से। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक फिन। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट फिन इफेक्टिवनेस। तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में फिन की इफेक्टिवनेस हाईएस्ट होती है? तो आपकी जो फिन की इफेक्टिवनेस होती है ये क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन? इट इज द हीट ट्रांसफर विद फिन डिवाइड बाय हीट ट्रांसफर विदाउट फिन। हीट ट्रांसफर विद फिन डिवाइड बाय हीट ट्रांसफर विदाउट फिन।
सो फिन्स आपकी कैसी होनी चाहिए, पतली पतली होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए, दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर, और साथ ही साथ वो क्लोजली स्पेस्ड होनी चाहिए, और आपका जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, कम, मतलब फिन को हम एयर में यूज़ करेंगे तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। सो थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड फिन। तो आपका ये जो क्वेश्चन 2 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए, दैट इज फिन शुड बी थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड, थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड, थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड। और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि फिन का यूज हम वहां करेंगे जहां पर आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर क्या हो, कम हो, फॉर एग्जांपल एयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this next question is again regarding the Biot number. So if Biot number is equals to 0.01, so if Biot number is equals to 0.01, तो इसका मतलब क्या होगा, यही सेम जो हमने पहले बात की थी व्हाट डू मीन बाय द बायोट नंबर, उसी से हम इसका पता लगा सकते हैं। देखिए बायोट नंबर क्या होता है, इट इज द कंडक्टिव रेजिस्टेंस डिवाइड बाय कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, एंड इट इज इक्वल्स टू 0.01। मतलब बायोट नंबर बहुत कम है, और बायोट नंबर कम है उसका मतलब क्या होगा, बायोट नंबर कम है उसका मतलब होगा कि आपका जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है ये बहुत ही कम हो, बिकॉज बायोट नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिव रेजिस्टेंस। एंड द थिंग दैट इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन भी अच्छे दे रखे हैं, ऑप्शन बी और सी पढ़िए। ऑप्शन बी है कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड इज नेग्लिजिबल, कंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सॉलिड इज नेग्लिजिबल। तो ये जो आपका कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है ये होता है आपका सॉलिड का, और कहीं गलती नहीं हो सकती, ऑप्शन बी और सी को चूज करने में गलती हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा बायोट नंबर में जो ऊपर वाला जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो सॉलिड का होता है, और इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब कंडक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब बायोट नंबर बहुत ही ज्यादा कम है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इसका मतलब होगा क्या, अगर हम कोई भी एक थिन स्फीयर लेते हैं, बहुत ही थिन स्फीयर है, उस कंडीशन में अगर हमारा बायोट नंबर बहुत ही कम हो तो उसका मतलब क्या होगा कि जो इसका इनर टेम्परेचर है और उसका जो आउटर टेम्परेचर है उसमें बहुत ही कम वेरिएशन होगा, मतलब बहुत ही कम कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा। जो टेम्परेचर वेरिएंस है, जो टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही कम होगा। जो भी हीट ट्रांसफ़र आपके सेंटर में आ रही है वो सारी की सारी बहुत ही जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अंदर और बाहर ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये लगभग जीरो के इक्वल होगा, और ये लगभग जीरो के इक्वल कब होगा, जब इसका कंडक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम होगा और कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आपका ये बायोट नंबर यूज़ में लिया जाता है, थर्मोकपल में यूज़ में लिया जाता है, जहाँ पर आप बायोट नंबर की हेल्प से क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हो, इन डिवाइसेस को क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लम्प्ड हीट ट्रांसफर एनालिसिस ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट suddenly exposed to a fluid medium at a different temperature is valid only when Biot number is less than, Biot number किससे कम होगा जल्दी बताओ, when Biot number is less than 0.1। तो आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो लम्प्ड हीट एनालिसिस है वो कब वैलिड होता है। सो द क्वेश्चन नंबर 4, और क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है लम्प्ड हीट एनालिसिस के बारे में। किसके बारे में? लम्प्ड हीट एनालिसिस। तो लम्प्ड हीट एनालिसिस कब वैलिड होता है? इट इज वैलिड व्हेन बायोट नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.1। सो द बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question of the session, question number 5. Pause the video and solve this question. जितना बड़ा क्वेश्चन उतना जल्दी उसका सॉल्यूशन। तो देखिए अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5? देखिए, फॉर ए हीट एक्सचेंजर delta T maximum is the maximum temperature difference and delta T minimum is the minimum temperature difference. So we are having the delta T maximum, that is the maximum temperature difference, and delta T minimum temperature difference.
between the two fluids, LMTD is the log mean temperature difference. So LMTD is also given, log mean temperature difference. LMTD is log mean temperature difference, log mean temperature difference. C minimum and C maximum are the minimum and the maximum heat capacity. C minimum and C maximum are the minimum and the maximum heat capacity. What do you mean by this? This is m dot Cp minimum, and what do you mean by this? M dot Cp maximum. So the product of mass flow rate and the specific heat is termed as a heat capacity. The maximum possible heat transfer Q maximum will be equals to what? So what will be the value of the Q maximum? So the Q maximum possible heat transfer. So this Q maximum possible heat transfer will be equals to, this value will be equals to C minimum into delta T maximum. C minimum into delta T maximum. So the correct answer of this question will be option B. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेशन। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइए। पॉज द वीडियो एंड सोल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नोट से आया हुआ है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका, और वीडियो को पॉज करके जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या है देखिए, सैचुरेटेड वेपर इज कंडेंस्ड टू सैचुरेटेड लिक्विड इन ए कंडेंसर। तो एक सैचुरेटेड वेपर है जिसको हम सैचुरेटेड लिक्विड में कंडेंस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का कंडेंसर है, फेज चेंजिंग प्रोसेस है। तो जब फेज चेंजिंग प्रोसेस होगा तो आपका जो हीट एक्सचेंजर होगा उसका डायग्राम कैसे बनेगा? उसका डायग्राम कुछ इस कदर बनेगा, लाइक दैट। सो दिस विल बी द डायग्राम ऑफ द हीट एक्सचेंजर। सो दिस इज द TH1, this is the TS2, this is the TC1 and this is the TC2. In this case TH1 is equals to TH2. ये आपस में क्या होंगे? इक्वल, बिकॉज इट इज ए कंडेंसर। ये कौन सा है? कंडेंसर है, और कंडेंसर भी एक हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है। साथ ही साथ इसमें फेज चेंज होता है। कंडेंसर आपको यूज में लिया जाता है आपके रैंकाइन पावर साइकिल में, आपके स्टीम पावर प्लांट में। तो कंडेंसर का काम होता है आपकी सैचुरेटेड स्टीम को आप सैचुरेटेड अगर वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम कंडेंसर को यूज में ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर, यू नो वेरी वेल। द हीट कैपेसिटी रेशियो इज CR which is equals to C minimum divided by C maximum. So CR is equals to C minimum divided by C maximum is given in this question. The effectiveness of the heat exchanger is, heat exchanger की effectiveness क्या होगी? So it is a direct formula based question and the correct answer of this question will be option D. आपके हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस की वैल्यू क्या होती है? दो तरीके के आपके हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है आपका काउंटर। तो उसमें दोनों के फॉर्मूले गिवन है, ए में आपका गिवन है पैरेलल का, बी में गिवन है आपके काउंटर का, ठीक है, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है। अब उसमें आप देखिए कि जो आपका CR का जो वैल्यू है दैट इज द हीट कैपेसिटी रेशियो, इसका वैल्यू क्या होगा? अगर आप इसका वैल्यू 0 पुट करोगे फॉर द कंडेंसर देन यू विल गेट द सेम फॉर्मूला फॉर द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस ऑफ NTU. So this is the value of the effectiveness of the heat exchanger if we are using that heat exchanger as a condenser. ठीक है, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें पॉज करने पे क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप नीचे जंप मारोगे तो भी आपका आंसर बिना क्वेश्चन पढ़े आ जाएगा, ठीक है। इन a heat exchanger it is observed that delta T1 is equals to delta T2. So the value of the delta T1 is equals to delta T2, ठीक है। सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन हीट एक्सचेंजर। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए अब ये आपसे पूछ रहा है कि इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सिंगल फेज लिक्विड ऑफ द स्ट्रीम एट द वन एंड डेल्टा T2 इज द
टेम्परेचर डिफरेंस एट द अदर एंड द हीट एक्सचेंजर विल बी इक्वल्स टू। तो हीट एक्सचेंजर कौन सा होगा भाई? तो देखो, एक तो होता है आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, एक होता है आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये वाली कंडीशन किस टाइप के हीट एक्सचेंजर में सेटिस्फाई हो सकती है? सो दिस इज योर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये आपका पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है। देखिए कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। सो लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज द डेल्टा TH1, सो दिस इज द TH2 and this is the TC1 and this is the TC2. So this is the difference and this difference is not equals to each other. So this is the delta T1 and this is the delta T2. In case of, so this is the parallel flow heat exchanger. Okay, so in case of the counter flow heat exchanger, so this difference may be equal to each other. So this difference may be equals to each other. So if the capacity ratio is equals to 1, if the capacity ratio is equals to 1, in that case this line will be parallel to each other and the difference at the inlet and the exit will be equal. So this is the delta T1 and this one is the delta T2 and this is the hot fluid, this is the hot fluid and this one is the cold fluid. So it is the cold. Okay, so this is the counter flow heat exchanger. Counter flow heat exchanger. So in case of the counter flow heat exchanger, this value will be equals to each other. So the option C is the correct answer. So the correct option is option C. Now come to the next question. So this is the next question of the session, question number 8. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What will be the answer of this question? Question number 8 is on your screen now. अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्या है, इन ए कंडेंसर ऑफ ए पावर प्लांट द स्टीम कंडेंसेस एट ए टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, द कूलिंग वाटर एंटर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स एट द 45 डिग्री सेल्सियस, द लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD ऑफ द कंडेंसर विल बी इक्वल्स टू। सो यू आर हैविंग ए कंडेंसर, ये आपका वही कंडेंसर है और इसमें टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस। सो दिस टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड दिस प्रोफाइल इज लाइक दैट। और अब ये क्या कह रहा है, देखिए अब ये कह रहा है कि कूलिंग वाटर एंटर एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड लीव एट द 45 डिग्री सेल्सियस। सो द कूलिंग वाटर इज एंटरिंग एट द 30 डिग्री सेल्सियस and leaving at the 45 degree Celsius. Now you have to find out the value of the logarithmic mean temperature difference. So what is the delta Ti? So the delta Ti will be equals to 60 degree minus 30 degree Celsius will be equals to 30 degree Celsius. And so this is the delta T naught will be equals to 60 degree Celsius minus 45 degree Celsius, and this value will be equals to 15 degree Celsius. So what is logarithmic mean temperature difference LMTD? It is equals to delta Ti minus delta T naught divided by ln delta Ti divided by delta T naught. So what is delta T? Put this value in this equation. So 30 minus 15 divided by ln 30 divided by 15. So this value will be equals to 15 divided by, so ln 2. So this value will be equals to 15 divided by ln 2 is the 0.693. So 0.693. So the answer will be, I think, 21.64 degree Celsius, right? So the answer is 21.64 degree Celsius. So the correct answer of this question will be option B. तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B. Now come to the next question. So this is the next question on your screen now. Question number 9. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या होता है। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, लगभग डायरेक्टली क्वेश्चन ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? फॉर द सेम इनलेट एंड द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड द कोल्ड फ्लूइड, द लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस विल बी। So it will be greater for the parallel flow heat exchanger than the counter flow heat exchanger, greater for the counter flow heat exchanger than the parallel and cross flow heat exchanger, same for the both parallel and the counter flow heat exchanger, which can't be happen.
depending upon the properties of the fluid. So for the same inlet and the exit temperature of the hot and the cold fluid, the LMTD value will be maximum for the counter flow heat exchanger. So the option B is the correct answer. So option B is the right answer of the question number 9. Now come to the next question. So this is the question number 10. This is the question number 10. The practice to use steam on the shell side and water on the tube side in the condenser of the steam power plant is because options पढ़िए. To increase overall heat transfer coefficient, a water side velocity can be increased if the water is on the tube side. Option B देखिए. Condenser can act as a storage unit for the condensed steam. Option C देखिए. Rate of condensation of steam is invariably small than the mass flow rate of the cooling water. Option D देखिए. It is easier to maintain the vacuum. तो जैसे ही वैक्यूम आपको नजर आया, so the option D is the correct answer. Now come to the next question. So this is a very important question. Question number 11. अगर आपने इसमें guess किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. So this question is mainly based on the power plant engineering, but in heat transfer you studied also the heat exchanger. So that's why this question is discussing here. क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. In shell and tube heat exchanger, baffles are mainly used to. तो baffles का यूज क्यों किया जाता है? In order to increase the mixing of the fluid, to increase the heat transfer area. So किसी का ऑप्शन बी भी आ सकता है. Deflect the flow in the desired direction, reducing the falling of the tube surface. तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What will be the answer of this question? इसका आंसर होगा आपका deflect the flow in the desired direction. तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. तो ये होता है आपका बेफल्स. कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि बेफल्स का यूज करने से हीट ट्रांसफर एरिया इंक्रीज हो जाता है. नहीं, जो आपका बेफल्स होता है इसका यूज किया जाता है एक डिजायर्ड डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए. सो द ऑप्शन इज डिफ्लेक्ट द फ्लो इन द डिजायर्ड डायरेक्शन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बी भी आएगा, जल्दबाजी में हम बी कर देंगे, लेकिन बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. So this is the question number 12 on your screen now. Question number 12 is based on the chapter of radiation, और इस रेडिएशन चैप्टर में से ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से आया है आपका. क्या है क्वेश्चन? द पीक वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी एट ए टेम्परेचर 2000 केल्विन इज 1.45 micrometer. So if the peak wavelength of emitted radiation is changes to 2.90 micrometers, then the temperature of the black body will be equals to what? So you know that from the Wien's displacement law, that is your T multiply with lambda m is equals to constant. ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2898 माइक्रोमीटर केल्विन, बट यू डू नॉट रिक्वायर दिस वैल्यू है. तो देखिए फॉर सेम ब्लैक बॉडी मैं बात करता हूँ T1 मल्टीप्लाई विद लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू T2 मल्टीप्लाई विद लैम्डा 2. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द T1? सो द वैल्यू ऑफ द T1 इज गिवन एज ए 2000 केल्विन and the value of the lambda is equals to 1.45. We have to find out the value of the T2 when the lambda is changes to 2.90. So this will be 2 and this will be 1000. So the value of the T2 will be equals to 1000 Kelvin. So the correct answer of this question will be option B. 12th question का आपका आंसर हो जाएगा option B. Now come to the next question guys. So this is the next question, question number 13 on your screen now. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, the emissive power of a black body is P and if its absolute temperature is doubled then the emissive power will becomes. So from the Stefan-Boltzmann law you know that the emissive power of the black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. So PB1 is proportional to the T1 raised to power 4
and if the value of the T2 will be equals to 2 times of the T1, in that case PB2 that is proportional to the T2 raised to power 4, and we have to find out the value of the PB2 in terms of the PB1. ओके, सो PB2 का वैल्यू हमें निकालना इन टर्म्स ऑफ द PB1. कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ गया होगा, वेरी गुड. सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द PB2 डिवाइड बाय PB1, बिकॉज अगर हमें किसी वैल्यू को चेंज करके वही वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके एमिसिव पावर पूछी जाती है, तो उसका रेशियो ले लीजिए आप. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि कांस्टेंट आपस में कट जाएंगे, सो T2 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय T1 रेज टू पावर 4. T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द T1 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय T1 रेज टू पावर 4. T1 रेज टू पावर 4, T1 रेज टू पावर 4 विल बी कैंसल्ड आउट. 2 raised to power 4 will be equals to 4 into 4, 16. So this value will be equals to 16. So this PB2 will be equals to 16 times of the PB1. So this is your answer. So the P2 will be equals to 16 times of the P. So the correct answer of this question will be option D. So option D will be the correct answer, that is the 16 times of the P. Now come to the next question, guys. So this is the next question, question number 14. Pause the video and solve this question. काफ़ी easy question है और अच्छा question है. इस क्वेश्चन को आपको करना है, और ये क्वेश्चन आपका फैक्टर पर, शेप फैक्टर पर पूछा गया है, ठीक है. तो शेप फैक्टर से आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा. तो देखिए आपको क्या गिवन है. कंसिडर द रेडिएशन हीट एक्सचेंज इनसाइड एन एनालस between the two very long concentric cylinder. The radius of the outer cylinder is R0 and the radius of the inner cylinder is Ri, R0, R0. Okay, so the radiation view factor of the outer cylinder onto itself. So what is the question? So you have a question like that. So you have a inner cylinder, so this one is the inner cylinder. Okay, so this one is the inner cylinder, and you will also have an outer cylinder. So this is the outer cylinder. ये आपका क्या है, आउटर सिलेंडर. कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दैट. ओके, सो दिस वन इज द आउटर सिलेंडर, जिसका मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बता रहा हूँ. इनर को हम कंसिडर कर लेते हैं 1. सो दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2. इनर का इन्होंने रेडियस दिया है Ri, और आउटर का इन्होंने रेडियस दिया है R0. सो दीज आर द कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, जिनका सेंटर एक ही है. एंड द रेडिएशन व्यू फैक्टर ऑफ द आउटर सिलेंडर ऑन टू इटसेल्फ. So it is asking the value of the F22. It is asking the value of F2 on 2. Okay, so if we are considering this as a 1, then the value of the F11 will be equals to 0. क्योंकि ये आपका कौन सा सरफेस है, ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है. कॉन्वेक्स सरफेस होगा तो उसी सरफेस पर वापस नहीं आएगा, तो इसका सारा का सारा हीट एक्सचेंज आपके 2 द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. नाउ फ्रॉम द शेप फैक्टर लॉ यू नो दैट A1 F12 is equals to A2 F21. So the value of the F122, what will the value of the F122? It is very simple. F11 plus F12 will be equals to 1. So if it is equals to 0, so which means F122 will be equals to 1. So F122 will be equals to 1. So what will be the value of F221? So this value will be equals to A1 divided by A2. And what is A1? So A1 is the area. तो एरिया हो जाएगा आपका पाई इंटू डी इंटू एल, ठीक है, पाई डी इंटू एल इन टर्म्स ऑफ द आर, 2 पाई आर इंटू एल. सो बोथ आर द सिलेंडर हैविंग द सेम लेंथ. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर आई इंटू एल डिवाइड बाई 2 पाई आर नोट इंटू एल. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू आर आई डिवाइड बाई आर नोट. पुट दिस वैल्यू ऑफ F21 in this equation. So that is Ri divided by R naught plus F22 equals to 1. So the value of the F22 will be equals to 1 minus Ri divided by R naught. So this is the value of the F22. Okay, so F22 will be 1 minus Ri divided by R naught. So the option D is the correct answer. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके D. Okay, and now come to the next question. So this is the next question on your screen now. Question number 15. ये आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. जल्दी से बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा.
ये वाला क्वेश्चन एक लाइन में ही हो जाएगा, इसका आंसर ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा आंसर है इसका, सीधा साधा। आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा, इतना छोटा क्वेश्चन ये है, ठीक है। फॉर एन ओपेक सरफेस जिसकी ट्रांसमिसिविटी क्या होती है 0, सो द वैल्यू ऑफ द टो विल बी इक्वल्स टू 0 एंड वी नो दैट अल्फा प्लस टो प्लस रो इज इक्वल्स टू 1। एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी और आपकी रिफ्लेक्टिविटी, सो द वैल्यू ऑफ द टो इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स योर रो प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सो रो प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस रो इज इक्वल्स टू 1, सो द ऑप्शन C is the correct answer. Now come to the next question, guys. So this is the next question based on the radiation heat transfer, question number 16. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। The following figure was generated from the experimental data and which are relating to your spectral black body. emissive power to the wavelength at the 3 different temperatures are the given। तो हमने उसका एक डायग्राम बनाया है, हालांकि ये डायग्राम ऐसा होता नहीं है और ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे कौन सा लॉ का फेलियर हो रहा है ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। द कंक्लूजन इन दैट द मेजरमेंट आर, कि इसमें से कौन सा लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। करेक्ट, बिकॉज द मैक्सिमम ईबी लैम्डा शो द करेक्ट ट्रेंड। ऑप्शन बी देखिए करेक्ट, बिकॉज द प्लैंक लॉ इज सेटिस्फाइड। ऑप्शन सी देखिए रॉन्ग, बिकॉज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इन दिस डायग्राम इन दिस डाटा इज नॉट सेटिस्फाइड। ऑप्शन डी रॉन्ग, बिकॉज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। बिल्कुल वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो मैक्सिमम एमिसिव पावर होती है, ठीक है, जो मैक्सिमम एमिसिव पावर होगी वो आपके शॉर्टर वेवलेंथ्स की ओर खिसक जाती है। तो ये आप हीट ट्रांसफर में पढ़ते हो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो मैक्सिमम एमिसिव पावर का जो जगह होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ की ओर खिसक जाता है। हालांकि ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स पर आपका एमिशंस होता है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मैक्सिमम जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, मैक्सिमम जो आपकी एमिसिव पावर बन रही है, जो भी आपका ईबी बन रहा है, जो भी आपका ईबी लैम्डा बन रहा है, वो आपके शॉर्टर वेवलेंथ्स की ओर खिसक जाता है। लेकिन इस डायग्राम में वो लॉन्गर वेवलेंथ्स की ओर खिसक रहा है। दैट इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड इन दिस क्वेश्चन। सो दैट मीन्स योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इस डायग्राम में आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सेटिस्फाई नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली। ए प्लेट हैविंग एरिया ऑफ द 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ईच साइड इज हैंगिंग इन द मिडल ऑफ द रूम। तो एक कोई कमरा है, इसके बीच में हमने एक प्लेट को ऐसे लटका दिया है, ओके, और इसकी हर साइड का, ईच साइड का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल एरिया विल बी द 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट व्हाट विल वी डू, वी विल कैलकुलेट द हीट एक्सचेंज बाय दिस एरिया एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय द 2 then we will calculate the value of the total heat exchange by this plate. Okay, so the A1 is equals to 10 centimeter square. So the value of the A1 is equals to 10 centimeter square is hanging in the middle of the room which is having the total area of 100 meter square. So the value of the A2 is equals to 100 meter square. Now we have to convert this centimeter square into the meter square. So this 10 centimeter square. So 100 centimeter you are having 1 meter, so 100 square centimeter square will be equals to 1 meter square. So 1 centimeter square will be equals to 10 raised to power -4 meter square. So this is the basic calculation you need to know कि सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कैसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. सो इट विल बी मल्टीप्लाई विथ 10 raised to power -4 meter square. Okay, so A2 is also in the meter square. Total surface area, the plate temperature and the emissivity are respectively 800 Kelvin and 0.6. So the value of the plate temperature T1 is equals to 800 Kelvin and the value of the emissivity is equals to 0.6. The temperature and the emissivity value for the surface of the room are, तो रूम के लिए इन्होंने दे रखा है T2 which is equals to 300 Kelvin and the value of the epsilon 2
is given as a 0.3. So it is given as a 0.3. Okay, and the value of the sigma, that is the Stefan Boltzmann constant, is equals to 5.67 into 10 raised to power minus 8 watt per meter square Kelvin raised to the power 4. The total heat loss फ्रॉम द टू सर्फेसेज ऑफ द प्लेट, आपकी प्लेट की दोनों सर्फेसेस से कितना हीट लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। और फॉर दिस कैलकुलेशन आपके पास एक सरफेस है, सिंगल सरफेस से जो हम हीट निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा T1 रेज टू पावर 4 माइनस T2 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाय A1 एप्सिलॉन 1 प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाय A2 एप्सिलॉन 2 प्लस इसके साथ आपके एक और आ जाएगा 1 डिवाइड बाय A1। सो 1 डिवाइड बाय A1, यहाँ पर आपका F1 to 2 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपका सराउंडिंग रेजिस्टेंस भी आ रहा है और यहाँ पर आपका सरफेस रेजिस्टेंस भी आ रहा है। सो दीज आर द टू सरफेस रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज द सराउंडिंग रेजिस्टेंस। A1 के साथ आता है आपका F1 से 2, ध्यान रखना F1 से जो 2 है इट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, फ्लैट सरफेस है। सो दैट्स व्हाई 1 बाय A1 F1 to 2। सो पुट ऑल दिस वैल्यू, ये सिंगल सरफेस है एक तरफ से, so this Q will be equals to 5.67 into 10 raised to power minus 8 and it will be multiplied with T1 raised to power 4, 800 raised to power 4 minus 300 raised to power 4 divide by 1 minus 0.6 divide by 10 into 10 raised to power minus 4 is 10 raised to power minus 3. So 10 raised to power minus 3 into 0.6 plus 1 minus 0.3 divided by its area is equals to 100 meter square. So 0.3 into 100 plus 1 divided by A1 is 10 raised to power minus 3 multiply with F1 to 2 is equals to 1. Okay, so this Q value will be equals to what from the one side of the surface, and this value will be equals to 13.66 watt. So its value will be equals to 13.66 watt and the total heat transfer will be equals to twice of the Q1 which is equals to Q1 plus Q2 and this Q is equals to 13.66 into 2 and after that you will get value as a 27.32 watt. So the value of the Q will be equals to 27.32 watt. So the correct option of this question will be option B. Now come to the next question guys. So it is a very very important question. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तभी आंसर देना, डायरेक्टली मत जंप मारना। इसमें जो सरफेस दी गई है वो डिफ्यूज सरफेस है, ना कि ग्रे सरफेस। कौन सी सरफेस है? डिफ्यूज सरफेस। तो यहाँ पर गलती हो सकती है कि क्वेश्चन हमें आता था, हमने जल्दबाजी की और हमने डिफ्यूज सरफेस को ग्रे सरफेस मान के आंसर टिक कर दिया, दैट इज द रॉन्ग आंसर। वो क्या होगा? आपका रॉन्ग आंसर ट्रीट होगा। यहां पर डिफ्यूज सरफेस है। कौन सी सरफेस है? डिफ्यूज सरफेस। सो द अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 18. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18. ओके, सो दिस क्वेश्चन 18 ए डिफ्यूज सरफेस is having which characteristics? Radiation intensity independent of the angle, emissive power independent of the angle, emissive power independent of the wavelength, radiation intensity independent of both angle and the wavelength. तो ये आपका डिफ्यूज सरफेस है, बार बार कह रहा हूँ ग्रे नहीं है। तो डिफ्यूज सरफेस के लिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट विल बी द ऑप्शन ए। आपका जो रेडिएशन इंटेंसिटी होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगर जल्दबाजी हम करते ग्रे मानते तो आपका इसका आंसर क्या हो जाता है? एमिसिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ, है ना। एमिसिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एंगल, रेडिएशन इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ एंगल एंड द वेवलेंथ। तो आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या टिक करके आते हैं? ऑप्शन सी टिक करके आ जाते हैं। क्लियर है? तो वो आपका एमिसिव पावर नहीं होता, वो आपकी एमिसिविटी होती है। एमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेवलेंथ। तो वहां से आप क्या करते हो? ग्रे सरफेस की डेफिनेशन को ड्राइव करते हो, लेकिन ये ग्रे सरफेस नहीं है, डिफ्यूजिव सरफेस है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question, question number 19. Pause the video and solve this question. इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा? What will be the answer of this question? For a glass plate, transmissivity and reflectivity are given, that is 0.86 and 0.08 respectively. The absorptivity of the glass plate will be what?
So the value of the transmissivity and the value of the reflectivity is given. So the value of the transmissivity is 0.86 and its value will be 0.08. So it is asking the value of the alpha and we know that अभी ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले डील किया था, alpha plus tau plus rho is equals to 1. So the alpha is equals to 1 minus tau minus rho, 1 minus 0.86 minus 0.08. So the alpha value will be equals to 1 minus 0.94 and this value will be equals to 0.06. तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा that will be the option D. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा. Now come to the next question. So this is the next question, question number 20. क्वेश्चन नंबर 20, इसमें स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन का नहीं पूछा गया है, इसमें ब्लॉसियस इक्वेशन का पूछा गया है विच इज रिलेटेड टू योर बाउंड्री लेयर थ्योरी. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इट इज अ थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन. ओके, सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन. क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So it is also a very important question. Question number 21, one liner question है. क्या है क्वेश्चन? देखिए, for the flow of the viscous fluid over a flat plate, if the fluid temperature is same as of the temperature of the plate. So if the temperature of the fluid is equals to the temperature of the plate, क्या कोई heat transfer होगा? There will be no heat transfer. So delta Q will be equals to 0. Okay, so it is asking that if the temperature are equals to each other, then the thermal boundary layer will be thinner than the velocity boundary layer, thicker than the velocity boundary layer, at the same thickness as the velocity boundary layer, and boundary layer will not form at all. So the correct answer, if the temperature are same, there will be no heat transfer, and because of the no heat transfer, there will be no thermal boundary layer. So the option D is the correct answer. Now come to the next question. So this is the next question based on your critical radius of the insulation. Pause the video and solve this question. और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 22 अब आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुका है. So this is the question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 है बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? देखिए, ए पाइप ऑफ 25 mm आउटर डायमीटर कैरीज द स्टीम. तो एक पाइप है जिसका आउटर डायमीटर है आपका 25 mm. सो इट्स आउटर डायमीटर इज 25 mm. द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द सिलेंडर एंड द सराउंडिंग इज 5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. सो इट इज H इज इक्वल्स टू 5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. ओके, एंड द सराउंडिंग इसमें दे रखा है. इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द हीट लॉसेज. और हीट लॉस कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंसुलेशन लगाना पड़ता है. लेकिन इंसुलेशन लगाने से जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट लॉस ही हो सकता है हीट लॉस आपका जो आप कम करना चाहते थे वो बढ़ जाए. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें से. तो देखिए इसमें क्या है? इंसुलेशन हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द 0.05 watt per meter Kelvin. So the value of the K insulation is equals to 0.05 watt पर मीटर केल्विन. अब देखिए इंसुलेशन जैसे हम लगाते हैं वायर्स पे, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसमें इंसुलेशन का काम होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना. तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए उसकी जो रेडियस होती है इंसुलेशन की वो आपकी क्रिटिकल रेडियस तक होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल रेडियस तक अगर हम इंसुलेशन लगाते हैं तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा, लेकिन क्रिटिकल रेडियस के बाद अगर हम और इंसुलेशन लगाते हैं तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी डिक्रीज. सो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम एट द क्रिटिकल रेडियस ऑफ द इंसुलेशन. सो अब उन्होंने क्या किया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगा. तो इसमें आपको बताना है कि इंसुलेशन लगाने से क्या होने वाला है. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ द इंसुलेशन which is equals to K of insulation divided by H. So this K of insulation is 0.05 divided by H is 5. So this value will be in the meter. So we have to convert it into the mm. So multiply it with 1000 और ये पॉइंट उड़ाओ, नीचे आ गया 100. So 2020 5 से 5. So the critical radius of the insulation is 10. यहां पर पाइप का रेडियस क्या हो जाएगा? पाइप का रेडियस हो जाएगा, आउटर रेडियस विल बी 12.5 mm.
अगर पाइप का रेडियस 10 होता विद इंसुलेशन, योर हीट ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम। लेकिन अब हम अगर इस पर इंसुलेशन लगाएंगे तो क्रिटिकल रेडियस से ज़्यादा है, पहले ही ज़्यादा है, तो अगर हम इस पर और इंसुलेशन लगा देंगे then the heat transfer will be decreases, so the adding the insulation will reduce the heat loss, so the option C is the correct answer of the question number 22। question number 22 का आपका correct option हो जाएगा option C। now come to the next question। so this is the next question, question number 23। pause the video and solve this question। so this is the question number 23। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इज द इजी क्वेश्चन। अभी जो हमने डील किया वही है, बिल्कुल सेम है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। फॉर फ्लो ऑफ द फ्लूइड ओवर ए हीटेड प्लेट द फॉलोइंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नोन। So the viscosity is given, specific heat at the constant pressure is given, and the thermal conductivity is given. So the hydrodynamic boundary layer thickness at the specified location on the plate is 1 mm. The thermal boundary layer thickness at the same location will be equals to what? So it is asking the value of the delta T. So delta T और delta में relation हम किससे निकालते हैं, Prandtl number से, और Prandtl number होता है it is equals to mu Cp by K। Okay, so the value of the Prandtl number will be equals to mu Cp divided by K, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेल्टा एंड डेल्टा टी में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। सो इट इज योर हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर एंड इट इज योर थर्मल बाउंड्री लेयर। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। विस्कोसिटी गिवन है 0.001, सो पुट करो वैल्यू 0.001 मल्टीप्लाई विथ सीपी। सीपी इज 1 किलो जूल, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो जूल में, 1 × 1000 डिवाइड बाई के, के इज इक्वल्स टू 1। So K is equals to 1. So this Prandtl number will be equals to 1. So if the Prandtl number is equals to 1, which means delta will be equals to delta T. डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा आपका, डेल्टा टी के, और जो आपको डेल्टा गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 1 mm। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 mm। सो आपका डेल्टा टी भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 mm के इक्वल हो जाएगा। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आपकी स्क्रीन पर शो होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन योर स्क्रीन नाउ। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। For the fluid flowing over a flat plate, the Prandtl number is greater than unity. So the question is saying that the value of the Prandtl number is greater than unity. पहले में unity के इक्वल था, अब greater than unity है। अब आपको बताना था थर्मल बाउंड्री लेयर फॉर द लेमिनार फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो आपका जो थर्मल बाउंड्री लेयर होगा उसकी जो वैल्यू है आपकी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की तुलना में ज़्यादा होगी या कम होगी। So the value of the delta upon delta t will be equals to Prandtl number, अपन इसको proportional भी कर सकते हैं, will be proportional to the Prandtl number raised to the power 1/3। So delta upon delta t is equals to Prandtl number 1/3। अब अगर हम बात करते हैं Prandtl number का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। ओके, सो डेल्टा बाय डेल्टा टी 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो वो 1 रहता है। लेकिन अगर 1 से कुछ ज़्यादा होगा, अगर हम उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इट वैल्यू विल बी मोर देन 1। सो दिस वैल्यू विल बी मोर देन 1। ओके, सो दिस डेल्टा विल बी मोर देन डेल्टा टी, विच मीन्स डेल्टा टी विल बी लेस देन ऑफ डेल्टा। डेल्टा टी विल बी लेस देन ऑफ डेल्टा। सो द thermal boundary layer for the laminar forced convection is thinner than the hydrodynamic boundary layer. So the correct answer of this question will be option A. Now come to the next question. So this is the question based on your natural convection. Grashof number signifies the ratio of. तो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपको बताना है कि ये जो ग्रेशॉफ नंबर होता है ये किसका रेशियो होता है। सो ग्रेशॉफ नंबर इज द रेशियो ऑफ द बायेंसी फोर्स टू द विच फोर्स।
बायनेंसी फोर्स, नीचे क्या आता है उसका जी बी डेल्टा टी एल की क्यूब डिवाइड बाय न्यू का स्क्वायर. सो बायनेंसी फोर्स टू द विस्कस फोर्स. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. तो इसका फॉर्मूला आप याद रखते होंगे, जी बीटा डेल्टा टी एल का क्यूब डिवाइड बाय न्यू का स्क्वायर. सो व्हाट इज न्यू? न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी. न्यू इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. तो नीचे अगर विस्कोसिटी आ रहा है तो नीचे विस्कस फोर्स होगा, और ये जो डेल्टा टी और ये जी आ रहे हैं इनका मतलब क्या है? बी भी आ रहा है. इसका मतलब क्या है आपका? बायनेंसी फोर्स. ठीक है. तो नेचुरल कन्वेक्शन में जो फ्लो होता है आपका बायनेंसी फोर्स के कारण होता है. और ये बायनेंसी फोर्स क्यों आ जाता है? ये बायनेंसी फोर्स डेंसिटी चेंज होने के कारण आता है. डेंसिटी चेंज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो उसके कारण डेंसिटी चेंज होगी, और डेंसिटी चेंज होने के कारण बायनेंसी फोर्स आ जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 26. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26. क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? देखिए, सो द रेशियो ऑफ द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी. सो इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी. इट इज इक्वल्स टू द प्रेंडटल नंबर. इट इज इक्वल्स टू द प्रेंडटल नंबर. तभी तो हम यहां से डेल्टा और यहां से हम डेल्टा टी, याद आया कुछ? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, थर्मल डिफ्यूजिविटी थर्मल बाउंड्री लेयर. तो यहीं से तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्रेंडटल नंबर रेज़ टू द पावर 1/3. So it is the ratio of the Prandtl number. So the option A is the correct answer. Now come to the next question, guys. So again question is based on the Prandtl number. तो मतलब आप समझ सकते हो कि Prandtl number कितना इंपॉर्टेंट है. So this is the question number 27 और read the question. जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा. In the laminar flow of the air, Prandtl number is less than 1. सीधा ले लो. Prandtl number is less than 1. Which means delta upon delta t is less than 1, which means delta is less than delta t. Delta is less than delta t. So the option C is the correct answer. तो 27 का आपका जो correct answer है that will be the option C. Now come to the question number 28. It is a very good question. Question number 28 काफ़ी अच्छा question है. जल्दी से बताना इस question का आंसर क्या होगा. ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जैसे आपको कंसेप्ट पता चलेगा आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है, इन ए लेमिना फोर्स्ड कन्वेक्शन ओवर ए फ्लैट प्लेट, इफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ द 2, देन द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट विल बी व्हाट. तो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा. सो व्हाट इज द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. तो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है ट्वाइस ऑफ द लोकल. पहली चीज तो ये, ठीक है. इसका हम वैल्यू किसकी हेल्प से निकालते हैं? नसल नंबर की हेल्प से. सो द नसल नंबर इज इक्वल्स टू h बार d डिवाइड बाय k. ओके, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ hx d डिवाइड बाय k, है कि नहीं. इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? 0.664 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर रेज़ टू द पावर 1/2 into Prandtl number raised to the power 1/3. Now what is Reynolds number? So Reynolds number is rho v d divided by mu, which means Reynolds number is proportional to v. Reynolds number is proportional to v. V is the average velocity. So if average velocity is increased by the 2 times, then the new Reynolds number will be the twice of that. So if v dash is equals to twice of v, then the Reynolds number, new Reynolds number will be the twice of the previous one. Twice of the previous one. अगर वो twice of previous one है तो यहाँ रख के देखो 0.664 twice of the previous one raised to the power 1/2, Prandtl number 1/3. So 0.664 multiply with under root of 2 multiply with Reynolds number raised to the power 1/2, Prandtl number 1/3. So what is this? This is the new Nusselt number, nu dash. Okay, so अगर हम इसका और इसका रेशियो लेते हैं Nusselt नंबर का, so the new Nusselt number will be what? So the new Nusselt number is under root 2 times of the old Nusselt number.
जो न्यू नसल्ट नंबर है इट विल बी द √2 टाइम्स ऑफ द ओल्ड नसल्ट नंबर। तो यहाँ वैल्यू रख के देखो, अगर ये √2 टाइम्स इंक्रीज होता है तो ये भी √2 टाइम्स इंक्रीज होगा, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ द h बार डैश न्यू एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट will be the √2 times of the average heat transfer coefficient which was the previous. So the average heat transfer coefficient will be increased by which factor? √2. So it will be rises by a factor of √2. So the option C is the correct answer. Now come to the next question. So again a very easy question. Direct class note से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, I hope. तो देखिए क्वेश्चन में क्या है और बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा क्योंकि इसका आंसर ही क्या है, ऑप्शन ए है। तो देखिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर फ्री कन्वेक्शन इन गैसेस, फोर्स्ड कन्वेक्शन इन द गैसेस, वेपर्स एंड फॉर बॉइलिंग वाटर लाइज रिस्पेक्टिवली इन द रेंज ऑफ, तो ऑप्शन ए देख लीजिए 5 से 15, 20 से 200 एंड 3000 से 50,000। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30? सो इन पूल बॉइलिंग द हाईएस्ट हीट HTC अकर्स इन, कहाँ होता है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग जोन। तो डायरेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन आपके हो जाएगा बी, दैट इज द न्यूक्लिएट बॉइलिंग जोन। न्यूक्लिएट बॉइलिंग जोन यहां पर अनस्टेबल हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, अनस्टेबल, न्यूक्लिएट बॉइलिंग जोन। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। आपको ऑप्शन नहीं है, अब देखना आपका आंसर क्या आता है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन वाली इक्वेशन हमें लगानी है, जितनी हीट अंदर जा रही है उतनी हीट बाहर निकल रही है, अंदर जमा नहीं हो रही है। स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द फेसेस 1 and 3 ऑफ ए कंपोजिट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ A and B in the perfect contact as shown in the figure. So the Ka and Kb denoted as the thermal conductivity of the A and B, and using the data given in the figure, the interface temperature T2 value will be equals to what? So it is a very simple question. So the value of the QA will be equals to the value of the QB. QA और QB का वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल, क्योंकि जितना हीट अंदर जा रहा है उतना हीट बाहर निकल रहा है। स्टडी स्टेट उन्होंने दे रखा है, वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है। सो व्हाट इज Q? Q इज KA into dt by dx. So put this value here for the A के लिए हम लेते हैं KA into area of A into dt. What is dt? dt is T1 and T2. So this is the T1 minus T2 divided by dx, that is the length of A. And this value will be equals to K of B, A of B into T2 minus T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 डिवाइड बाय L ऑफ B। या आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। देखो एक और लिख देता हूं मैं, इसको अगर हम ओवरऑल लगाना चाहें तो आपको लेना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, T1 T2 माइनस T3 होगा, T1 माइनस T3 डिवाइड बाय, सभी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका LA डिवाइड बाय KA AA प्लस LB डिवाइड बाई KB AB। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। 1 से 2 के बीच में भी लगा सकते हो, 2 से 3 के बीच में भी लगा सकते हो और 1 से 3 के बीच में भी लगा सकते हो। 1 से 2 के बीच में लगाओगे तो 1 से 2 के बीच का थर्मल रेजिस्टेंस, 2 से 3 के बीच में लगाओगे तो 2 से 3 के बीच का थर्मल रेजिस्टेंस, 1 और 3 के बीच में लगाओगे तो 1 and 3 के बीच का इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो वी डू नॉट रिक्वायर दिस। बस अब हमें वैल्यूज पुट करना है। KA का वैल्यू है 20, तो 20 मल्टीप्लाई विद एरिया, मेरे हिसाब से सबका सेम है, यूनिटी एरिया 1 ले लो। अब T1 का वैल्यू आपको गिवन है 130, सो दिस वैल्यू इज 130 माइनस T2 डिवाइड बाय LA। LA इज गिवन एज 0.1 मीटर, सो इट वैल्यू विल बी 0.1 मीटर एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू K ऑफ B। K ऑफ B इज गिवन एज 100 एंड एरिया इज a unity। T2 माइनस T3 is given in the question. T3 is given as a 30. So T3 is given as a 30 divided by length of B.
length of B is given as 0.3. So point to point will be cancelled out, 0, 0, and this will be the 5. Okay, so it will be multiplied with 3 and this will be multiplied with the 5. So 3 into 130 minus T2 will be equals to 5 into T2 minus 30. Now solve this equation. So 13 to the 26, 13 to the 39. So 390 minus 3 T2 equals to 5 T2 minus of 30. तो एक तरफ T2 रखो, बाकी तरफ दूसरी वैल्यूज रखो. You will get 8 T2 equals to 390 and this will be multiplied with 5. So प्लस का 150. ओके, 390 and 150 ये हो जाएगा आपका 440, 540. So this T2 value will be equals to 540 divided by 8. So it value will be equals to 540 divided by 8. So 6 8s are 48 and so this value will be comes out to be 67 point कुछ होगा I think. Yes, 67.5 डिग्री सेल्सियस. सो दिस आंसर विल बी 67 पॉइंट. आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसमें जो भी कैलकुलेशन हुई है. सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So again question based on the thermal resistance. Okay, so this is the question number 32 on your screen now. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. थोड़े से क्वेश्चन बाकी है, बस पेशेंस रखो. क्वेश्चन नंबर 32. So pause the video and solve this question. Question number 32 and it is asking the hollow cylinder of has a length L, inner radius of the R1 and outer radius of the R2. तो ये ध्यान रखना सिर्फ R2 is greater than R1. अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका. And the thermal conductivity K is given. The thermal resistance of the cylinder for the radial conduction only will be equals to, so the thermal resistance for the cylindrical coordinate in the radial heat conduction, so this value will be equals to ln R2 divided by R1 divided by 2 pi KL. So this is the answer. So the ln R2 divided by R1 2 pi KL. So the option A is the correct answer. Now come to the next question. So this is the next question based on your again critical radius of the insulation. So a plastic sleeve of the outer radius R0 is equals to 1 mm covers a wire which is having the radius equals to 0.5 mm carrying electric current. The thermal conductivity of the plastic is given. So देखो आपका है क्वेश्चन नंबर 33. So the thermal conductivity of the plastic is given as a 0.12 watt per meter Kelvin and the convective heat resistance पर आ जाओ सीधा 25. So the H is equals to 25 watt per meter square Kelvin. Now first find out the value of the RC. So this RC will be equals to Kp divided by H and this value will be equals to 0.12 divided by 25. पॉइंट उड़ाओ, नीचे आएगा 100 और मीटर में आएगा तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से क्योंकि सभी वैल्यू किसमें गिवन है, mm में गिवन है. ओके, सो 2020 will be cancelled out and this value will be 5 and this value will be 2. So this value will be equals to 24 divided by 5 and this value will be comes out to be 4.8 mm. 4.8 mm. Okay, right. Now due to the addition of the plastic cover, the heat transfer from the wire to the ambient will be, तो रेडियस उसमें कितना दे रखा है 1 mm, तो ये तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अगर हम 4.8 mm तक जाएंगे तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, इंक्रीज. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. So this is the next question on your screen now. Question number 34. Pause the video and solve this question. काफी easy question है. Question number 34. What will be the answer of question number 34? So if a foam insulation is added to a 4 cm outer diameter pipe as shown in the figure, the critical radius of the insulation will be what? So same, critical radius of the insulation is equals to K of the insulation divided by H. So what is the K of the insulation? That is the 0.1. So K of insulation is 0.1 divided by H. H value is given as a 2 watt per meter square Kelvin. So 2 watt per meter square Kelvin मल्टीप्लाई कर दो 10 से और आंसर आपसे पूछा है सेंटीमीटर में, तो ध्यान रखना 100 से मल्टीप्लाई होगा
1000 से मत कर देना। सो दिस 0 और ये हो जाएगा आपका 5। सो क्रिटिकल रेडियस ऑफ द इंसुलेशन विल बी 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन जल्दबाजी में हमारा यहाँ क्या फंडा था, 1000 से मल्टीप्लाई करके mm में निकालने का। तो कभी कभी हम जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी होती है उसको ध्यान ही नहीं देते, और उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत। सो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपके 5 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है। PQRS ABCD मैच करो, ABCD, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर किसका रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, है ना। सो द डी का हो जाएगा आपके 2। उसके बाद है आपका प्रेंटल नंबर। प्रेंटल नंबर किसका रेजिस्टेंस होता है, मोमेंटम टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो सी का क्या हो जाएगा आपके 3। बी का क्या होगा, देखो 3 2 आ चुका है, तो आपका ऑप्शन तो वैसे ही आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो बी भी देख लीजिए, बी है आपका ग्रेशोफ नंबर। ग्रेशोफ नंबर क्या होता है, बायनेंसी फोर्स टू द विस्कस फोर्स। तो बी का हो जाएगा 1, ए का बच गया जो 4। सो द ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। If the temperature of the gases will be increased, then the thermal conductivity will be what? Thermal conductivity will be also increases. So the option A is the correct for the gases. अगर gases का temperature हम increase करते हैं तो उसका thermal conductivity भी increase हो जाएगा। Now come to the next question. Again same question, question number 37। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आ गया था, अब यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज करके पूछा गया है, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन नंबर 37 इसका पूछा है, ऑप्शंस में देख के बताओ। ln r0 डिवाइड बाई ri डिवाइड बाई 2πkl। तो r0 डिवाइड बाई ri, सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सो द ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। सो द क्वेश्चन नंबर 38। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंसीडर वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन इन ए प्लेन वॉल विद द बाउंड्री कंडीशन इज शोन इन द फिगर। द कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल इज गिवन एज K इज इक्वल्स टू K0 प्लस BT। तो मतलब हम जैसे आगे की ओर इंक्रीज होते हैं, आपका टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, थर्मल कंडक्टिविटी विल बी चेंजेस। सो वेयर K0 एंड B आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, तो K0 और B आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड T इज द टेम्परेचर। T आपका क्या है, टेम्परेचर है। एज द वैल्यू ऑफ द x इंक्रीजेज द टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dx विल बी व्हाट। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। ओके, सो द ऑप्शन डी विल बी द आंसर। आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा dt बाई dx विच इज inversely proportional to thermal conductivity. So which means if the thermal conductivity will be increases, then the temperature gradient will be decreases. तो इसका हो जाएगा decreases। आपको कैसे पता चला कि थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें जो दोनों कांस्टेंट दिए हैं वो पॉजिटिव दिए हैं, और पॉजिटिव देने के कारण जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा थर्मल कंडक्टिविटी विल बी ऑल्सो इंक्रीज। अगर बीच में नेगेटिव दिया होता तो थर्मल कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीजेज। इन दैट केस आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता वो क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद dx डिस्टेंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए कूलेंट फ्लूइड एट 30 डिग्री सेल्सियस फ्लो ओवर ए हीटेड प्लेट मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। द बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज ए T इज इक्वल्स टू 30 प्लस 70 e raised to the power minus y, where y is the distance normal to the plate and T is the temperature in degree Celsius. Thermal conductivity of the fluid is given. The local convective heat transfer coefficient in watt per meter square Kelvin will be what? Okay, so the value of the Hx is equals to minus of Kf into dt upon dy at y is equals to 0, because we are finding at the local, divide by the temperature difference. Okay, so first we have to find out the value of the dt upon dy. So the temperature profile is given, that is 30 plus 70 e raised to power minus y, 30 plus 70
30 प्लस 70 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 5 वाई. सो डी टी अपॉन डी वाई. सो यहाँ y नहीं है, 0 प्लस 70 ई रेज टू पावर माइनस वाई का होता है ई रेज टू पावर माइनस वाई, फिर माइनस वाई का होगा माइनस का 1. सो डी टी अपॉन डी वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 70 ई रेज टू पावर माइनस वाई. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डी टी अपॉन डी वाई एट वाई इज इक्वल्स टू 0. सो दिस वैल्यू विल बी माइनस ऑफ 70 ई रेज टू पावर 0 and this value will be equals to minus of 70. Put this value in this equation. So hx will be equals to kf. Kf का value आपको given है 1. So the 1 minus of 1 multiply with dt upon dy minus of 70. So minus of 70 minus minus will be cancelled out. So delta T temperature difference is given 100 minus 30. So 100 minus 30. So this value will be 70 divided by 70 will be equals to 1. तो आपका correct answer क्या हो जाएगा? Option B. So the correct answer will be option B. Now come to the next question. Again a very good question. Question number 40 is on your screen now. अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What will be the answer of this question? बस थोड़े और क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए. सभी क्वेश्चन सभी के सही होने चाहिए. 2-3 गलत हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 भी गलत हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लेकिन 60% से ज़्यादा सही होने चाहिए. कितने परसेंट से ज़्यादा? 60% से ज़्यादा. बहुत इजी क्वेश्चन है यार. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन 40 है ये, या सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40. इन ए कंपोजिट स्लैब है द टेम्परेचर एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मेटेरियल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर एट द टू एंड्स. So the value of the interface temperature is given as the average of the two ends T1 plus T2 divided by 2. Okay. So in a steady state condition, one dimensional heat conduction, which of the following statement is true about the respective thermal conductivity? तो जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, वो लगा दो आप. So the Q, अब इसने क्या लिया है? आपके 1 और 2 लिया है. So the Q1 will be equals to Q2. So K1 और एरिया इन्होंने क्या लिया है? यूनिट एरिया लिया, बिल्कुल सही है. सो दिस वैल्यू विल बी T1 माइनस TI विल बी इक्वल्स टू K2 Ti minus T2 divided by its length. Length आपको given है 2b. So this is the 2b and this one is the b. So b to b will be cancelled out. So the value of the K1 T1 minus Ti will be equals to twice of K2 Ti minus T2. You know the value of the Ti. Put this value K1 T1 minus the value of Ti is T1 plus T2 by 2. So T1 plus T2 divided by 2 will be equals to twice of K2 T1 plus T2 divided by 2 minus of T2. So this is K1 T1 minus T1 divided by 2 minus T2 divided by 2 equals to twice of K1 T1 divided by 2 plus T2 divided by 2 minus of T2. This K2. Okay, so this K1 T1 divided by 2 minus T2 divided by 2 will be equals to twice of K2 T1 divided by 2 minus T2 divided by 2. Cancelled out. So this K1 is equals to twice of K2. K1 is equals to twice of K2. So the option D is the correct answer. So the option D is the correct one. Now come to the next question, guys. So this is the next question. इजी क्वेश्चन है. अगर आपको इक्वेशन याद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 41. ठीक है, तो ऐसा करते हैं अपने आप 45 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं. सो वी विल सॉल्व द 45 क्वेश्चन ओनली. डेटा सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा वो. ठीक है, तो देखिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 41. What is the question number 41? In case of the one dimensional heat conduction in the medium with the constant properties, ठीक है, T is the temperature at the position X at the time T, then the dt upon dt, मतलब change in temperature with respect to the time is proportional to what? So it is a one dimensional condition. So del square T upon del X square will be equals to 1 divided by alpha del T divided by del tau. तो इसने tau को small t ले लिया. So it is also a constant, which means del T divided by del tau is proportional to the del square T divided by del X square. So del square T divided by del X square. So the option D is the correct answer. Now come to the next question.
सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा क्वेश्चन है, अगर जल्दबाजी की तो ये पक्का क्वेश्चन गलत होगा, पक्का क्वेश्चन गलत होगा ये। वन डायमेंशनल अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर इक्वेशन फॉर ए स्फीयर, यहाँ किसके लिए पूछ रहा है ये? स्फीयर के लिए पूछ रहा है। फॉर ए स्फीयर, नॉट फॉर, लिख लो, नॉट फॉर सिलेंडर। कई लोग यहाँ पर फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट लगा के सिलेंडर का बना के आंसर टिक कराएंगे। ये ध्यान रखना, ये जो आपके लिए पूछा गया है ये आपके स्फीयर के लिए पूछा गया है, और अगर ये आपके स्फीयर के लिए पूछा गया है तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन बी 1/r² d/dr r² dt/dr प्लस q डिवाइड बाई k इज इक्वल्स टू 1/α इंटू dt डिवाइड बाई dt। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। स्फीयर के लिए पूछा है, बस यही गलती हो सकती थी और कहीं गलत नहीं होगी। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको अरेंज करना है। सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है प्योर मेटल की, उससे कम होती है एलॉय की, उसके बाद होती है लिक्विड की, और सबसे कम होती है गैसेस की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्योर एल्यूमिनियम की। सबसे पहले होगी प्योर एल्यूमिनियम, उसके बाद होगा सॉलिड्स में एक ही बच रहा है प्योर आयरन, तो डी ए। तो देखो डी ए किसमें? डी ए डी ए डी ए, तो सी ऑप्शन में। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो डी ए बी सी, डी ए बी सी। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44? फॉर ए गिवन हीट फ्लो एंड फॉर द सेम थिकनेस, Q की वैल्यू सेम, T का वैल्यू सेम, द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल विल बी मैक्सिमम फॉर टेम्परेचर ड्रॉप। तो देखो Q बराबर -K dt डिवाइड बाय dx। सो Q इज कांस्टेंट, A is constant, dx is constant. From this you can say this dt is 1 proportional to 1/k। तो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा उसका dt सबसे कम, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम उसका dt सबसे ज़्यादा। सो इट इज़ आस्किंग द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल विल बी मैक्सिमम फॉर। तो ये हमें मैक्सिमम करना है, तो ये क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो k देखो किसका मिनिमम होता है? ग्लास वूल का। So the option C will be the correct answer, that is the glass wool. That is the glass wool. Now come to the next question. So this is the question number 45. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्मल कंडक्टिविटी इज लोअर फॉर एयर डायरेक्टली। गैस की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, तो इसमें एक ही गैस है एयर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एयर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपके हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी हमारे पास खूब टाइम है। आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और जो वीकनेस है आपकी उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो गाइस फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।